अब अगर तुम उन लोगों के सामने गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे हाथ में आया हुआ शिकार हमारे हाथ से निकल गया है। अब हमें सोच समझकर कोई कदम उठाना होगा। शेर खान खामोश हो गया। बॉस ने कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद कहा, तुम अब सिर्फ एक काम करो, कोई भेस बदल कर भारतीय सिफारत खाने की निगरानी करो। मुझे यकीन है कि अपने भारतीय सिफारतकार से मज़ीद हिदायत हासिल करने के लिए इन दहशतगर्दों में से कोई ना कोई ज़रूर वहाँ आएगा। जैसे ही तुम्हें वो दिखाई दे तुम उसका पीछा करके मालूम करने की कोशिश करो कि वो कहाँ छुपा हुआ है। हम उसी वक्त उसे वहाँ से गिरफ्तार कर लेंगे और फिर उससे पूछगिछ करके मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उसके बाकी साथी कहाँ कहाँ पर हैं। बस हमारे सामने यही एक रास्ता रह गया है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। शेर खान ने कहा, ओके बॉस। दूसरे ही रोज शेर खान ने एक मलंग का भेस बदला और भारत के सिफारत खाने से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए। भूषण, काली, गोपी में से कोई भारतीय दहशतगर्द वहां नजर न आया। चौथे रोज शेर खान ने सिफारत खाने में से एक जीप को निकलते देखा जिसको वही भारतीय सिफारतकार चला रहा था जिससे भूषण ने उसे एक बार मिलाया था और जो भूषण वगैरह को दिल्ली से मिलने वाली हिदायत से आगाह किया करता था और उनकी माली मदद किया करता था। जैसे ही शेर खान ने इस भारतीय सिफारतकार को देखा तो फौरन दरख्त के नीचे से उठकर एक तरफ सड़क पर आकर उसने खास इशारा किया। पिंडी खुफिया पुलिस की एक जीप बर वक्त शेर खान की मदद के लिए वहां तैयार रहती थी। उसका इशारा पाते ही जीप उसके पास आ गई। शेर खान उसमें बैठ गया और ड्राइवर को भारतीय सिफारतकार की जीप दूर से दिखाकर कहा कि इसका पीछा करो, लेकिन पीछा इस तरह करना कि अगली जीप के ड्राइवर को जरा सा भी शक न हो। खुफिया पुलिस का ड्राइवर बड़ा समझदार और तजुर्बाकार था। उसने अपनी गाड़ी अगली जीप के पीछे लगा दी मगर इस तरह कि अगली गाड़ी को जरा भी शक न हो। उसने अपनी गाड़ी सिफारतकार की गाड़ी से बहुत पीछे रखी हुई थी। शेर खान ने देखा कि भारतीय सिफारतकार की जीप शहर से काफी बाहर एक वीराने में जाकर एक टीले की ओट में खड़ी हो गई है। सिफारतकार जीप में से निकल आया था। उसके हाथ में एक नाली शिकारी बंदूक थी। वो ये जाहिर करना चाहता था कि वो शहर से बाहर परिंदों का शिकार करने आया है। शेर खान ने अपनी जीप दूसरे टीले की ओट में रुकवा दी और ड्राइवर से कहा, तुम इसी जगह मेरा इंतजार करोगे और दूर से मुझे देखते रहोगे। अगर मैं भारतीय सिफारतकार की गाड़ी में बैठकर चला गया तो तुम वापस चले जाना, अगर ना गया तो तुम इसी जगह ठहरोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहकर शेर खान जीप से उतरकर टीले की दूसरी तरफ से होकर उस जगह पहुंच गया जहां भारतीय सिफारतकार शिकारी बंदूक हाथ में लिए एक दरख्त पर किसी परिंदे को निशाना बना रहा था। जैसे ही शेर खान उसके सामने गया, भारतीय सिफारतकार ने उसे फौरन पहचान लिया। तुम कुंदन हो? शेर खान ने कहा, जी महाराज। सिफारतकार ने दाएं बाएं निगाह डाली और फिर शेर खान को टीले की ओट में ले गया। कहने लगा, तुम रूपोश क्यों नहीं हुए? तुम्हें मालूम नहीं कराची का मिशन नाकाम होने और हमारे एक आदमी के मारे जाने के बाद पुलिस तुम लोगों की जगह जगह तलाश कर रही है। शेर खान बोला, सर मैं कराची गया हुआ था। अपने साथी सेवाजी के मारे जाने के बाद हम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। भूषण ने मुझे कुछ नहीं बताया कि मिशन के नाकाम होने की सूरत में मुझे कहाँ जाकर छुपना होगा। मैं 2-3 दिन कराची में ही इधर उधर भटकता रहा। फिर ये सोचकर पिंडी आ गया कि जाकर काली और गोपी को हालात से आगाह करता हूँ। यहाँ आकर देखा तो ये दोनों भी गायब हैं। भारतीय सिफारतकार ने कहा, तुमने सख्त गलती की कि पिंडी आ गए, जहां तुम्हारे पकड़े जाने का बहुत ज्यादा खतरा है। शेर खान बोला, सर क्या मैं वापस भारत चला जाऊं? सिफारतकार ने कहा, नहीं, बॉर्डर पर सिक्योरिटी बड़ी सख्त है, तुम पकड़े जाओगे। शेर खान ने पूछा, फिर सर आप मुझे क्या सलाह देते हैं? भारतीय सिफारतकार बोला, तुम यहाँ से फौरन कराची नंदलाल वाले खुफिया ठिकाने पर चले जाओ। भूषण, काली, गोपी और कमला और दूसरे कराची के अपने आदमी उसी जगह छुपे हुए हैं। जब तक हालात नॉर्मल न हो तुम लोगों को उसी जगह छुपे रहना चाहिए। शेर खान कहने लगा, सर भूषण ने मेरा एक बार नंदलाल जी से कराची में तारुफ करवाया था मगर मुझे ये नहीं बताया कि उसका खुफिया ठिकाना किस जगह पर है। मैं उसे वहां कहां तलाश करता फिरूंगा? भारतीय सिफारतकार बोला, मैं तुम्हें नंदलाल के खुफिया ठिकाने का एड्रेस बताता हूँ, तुम फौरन वहां रवाना हो जाओ और मुझसे दोबारा राब्ते की या मिलने की हरगिज कोशिश न करना। शेर खान ने कहा, ठीक है सर। भारतीय सिफारतकार ने जेब से एक पॉकेट बुक निकाल कर शेर खान को दी और कहा, इसके एक वर्क पर अपने हाथ से वो एड्रेस लिखो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। पॉकेट बुक में पेंसिल लगी हुई थी। शेर खान समझ गया कि भारतीय सिफारतकार अपने हाथ की लिखाई शेर खान को नहीं देना चाहता। उसने शेर खान को नंदलाल के कराची वाले खुफिया ठिकाने का एड्रेस लिखवाया। शेर खान ने कागज तय करके जेब में रख लिया। भारतीय सिफारतकार कहने लगा, बस अब फौरन जहां से गायब हो जाओ। शेर खान उसे नमस्कार करके उस टीले की तरफ आ गया जहां उसकी जीप खड़ी थी। जीप में सवार होते ही उसने ड्राइवर से कहा, यहाँ से फौरन निकल चलो, और जीप शहर की तरफ रवाना हो गई। शेर खान वो कागज खोल कर पढ़ने लगा जिस पर भारतीय सिफारतकार ने उसे कराची में रूपोश भारतीय दहशतगर्द नंदलाल के खुफिया ठिकाने का एड्रेस लिखवाया था। महज इत्तेफाक से शेर खान को एक बहुत बड़ा राज मालूम हो गया था। उसने ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने को कहा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए
कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। गाड़ी की रफ्तार और तेज हो गई। तंजीम के ऑफिस में पहुंचते ही शेर खान सीधा अपने बॉस के कमरे में गया। उसने दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने के एड्रेस वाला कागज बॉस के सामने रख दिया और उसे सारी बात बयान कर दी। बॉस बोला, शेर खान, ये तो हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे यकीन है कि इस अड्डे पर काली और गोपी और भूषण समेत सारे भारतीय दहशतगर्द छुपे हुए होंगे। हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम फौरन आज रात की फ्लाइट से कराची पहुंचो और वहां पुलिस की मदद से इन भारतीय दहशतगर्दों को फौरन गिरफ्तार करो। शेर खान ने कहा, सर, आप टेलीफोन करके रात की किसी भी फ्लाइट में मेरी सीट बुक करवा दें। बॉस ने कहा, उसकी तुम फिक्र न करो, मैं टिकट भी मंगवा लेता हूँ। बॉस ने ये सारा बंदोबस्त कर दिया। उसने कराची में अपने तंजीम के ऑफिस में रहमत अली को फोन भी कर दिया कि शेर खान एक अहम पैगाम लेकर आ रहा है। शेर खान जब एयरपोर्ट रवाना होने लगा तो बॉस ने कहा, अपना ख्याल रखना, इन लोगों पर तुम्हारा राज खुल चुका है, वो भी तुम्हें हलाक करने की फिक्र में होंगे। शेर खान ने कहा, मैं जानता हूँ सर, आप बेफिक्र रहें। रातों रात शेर खान कराची पहुंच गया। रहमत अली को सारा वाकया बयान किया और नंदलाल के खुफिया ठिकाने का एड्रेस बताया। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। शेर खान ने कहा, ये वक्त छापा मारने के लिए बड़ा मौजू है। मैं चाहता हूँ कि आईजी पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। रहमत अली बोला, तुम ठीक कह रहे हो, तुम यहीं बैठो, मैं आईजी के बंगले पर खुद जाकर उन्हें सूरत हाल से आगाह करता हूँ। रहमत अली उसी वक्त आईजी साहब के बंगले पर पहुंच गया। उन्हें सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने कहा, मैं इसी वक्त पुलिस पार्टी रवाना करता हूँ। रहमत अली ने कहा, सर, ये काम बड़ा एहतियात के साथ होना चाहिए। दहशतगर्दों को जिंदा या मुर्दा काबू करना बेहद जरूरी है। किसी दहशतगर्द को फरार होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। आईजी साहब ने कहा, मैं पुलिस कमांडोज की भारी नफरी भेजूंगा, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। क्या तुम भारतीय दहशतगर्दों की शक्ल से वाकिफ हो? रहमत अली ने कहा, चंद एक खतरनाक दहशतगर्दों को मैं पहचानता हूँ, बाकी भी वहाँ मौजूद होंगे। उसी वक्त पुलिस के तजुर्बाकार दलेर कमांडोज की एक पार्टी तैयार की गई। 2 एसपी पार्टी के साथ हो गए। रहमत अली भी साथ था। यह पार्टी पुलिस की 3 गाड़ियों में बैठकर रात के पिछले पहर की तारीकी में नंदलाल के खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गई। ये खुफिया ठिकाना शहर से काफी फासले पर बंजर पहाड़ी टीलों के दरमियान एक खंडरनुमा मकान की शक्ल में था। पुलिस कमांडोज ने गाड़ियों को दूर खड़ा कर दिया और अंधेरे में मकान को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। कमांडो एसपी हमले की क़यादत कर रहा था। सारे कमांडोज पूरी तरह मुसल्लह थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मकान की तरफ बढ़ रहे थे। रहमत अली मुजाहिद एसपी कमांडो के साथ था। उसके हाथों में भी स्टेन गन थी। खंडरनुमा मकान पर अंधेरा छाया हुआ था। हर तरफ खामोशी थी। कमांडो एसपी ने सख्ती से हुक्म दे रखा था कि जब तक वो फायर नहीं करेंगे कोई कमांडो फायर नहीं करेगा। एक मकाम पर आकर ये लोग रुक गए। खुफिया मकान पर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। एसपी ने सरगोशी में रहमत अली से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि दहशतगर्द इसी मकान में है? रहमत अली बोला, भारतीय सिफारतकार ने ये पता बताया है, सब दहशतगर्द यहीं होंगे। इतने में मकान का दरवाजा खुला और अंधेरे में मकान के दरवाजे में से एक इंसानी साया निकलकर उस तरफ बढ़ा जहां रहमत अली और एसपी कमांडो घात लगाए बैठे थे। एसपी ने सरगोशी में कहा, रहमत अली, हम इसे काबू करेंगे, लेकिन इसकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। रहमत अली भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो था और इस किस्म के कई मिशन सर अंजाम दे चुका था। उसने सरगोशी में कहा, सर, आप दाएं जाने पीछे अंधेरे में हो जाएं। कमांडो एसपी ये सुनकर जल्दी से दाएं जाने अंधेरे में हो गया। खुफिया अड्डे से जो आदमी निकला था वो अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलता अब रहमत अली के करीब आ गया था। जैसे ही वो उसके पहलू से होकर 2 कदम आगे बढ़ा, रहमत अली ने पीछे से उठकर उसकी खोपड़ी के साथ स्टेन गन की नाली लगाकर कहा, बैठ जाओ। एसपी कमांडो ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे नीचे बिठा दिया और सरगोशी में कहा, अगर आवाज निकाली तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। एसपी कमांडो ने एक खास परिंदे की हल्की सी आवाज निकाली। इस आवाज को सुनते ही 2 कमांडो झुककर तेज तेज कदमों से उसके पास आ गए। एसपी ने भारतीय दहशतगर्द उनके हवाले करते हुए कहा, इसे पीछे ले जाओ, खबरदार इसकी आवाज ना निकले। पुलिस कमांडोज भारतीय दहशतगर्द को दबोचकर अंधेरे में गायब हो गए। कमांडो एसपी और रहमत अली मकान की तरफ निगाहें जमाए घात लगाकर बैठे थे। रहमत ने सरगोशी में कहा, मुझे यकीन है कि सारे दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं, हमें अचानक हमला कर देना चाहिए। एसपी ने एक और परिंदे की धीमी सी आवाज निकाली। ये कमांडो पार्टी को इस बात का सिग्नल था कि हम अचानक हमला करने वाले हैं। उसके साथ ही एसपी और रहमत अली स्टेन गन आगे किए दाएं बाएं की जानिब से मकान की तरफ बढ़े। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छट रहा था। सुबह काजिब हो रही थी। मकान का दरवाजा बंद था। दोनों कमांडोज दरवाजे के दाएं और बाएं जानिब आकर दीवार के साथ लग गए। अंदर से आदमियों की बातें करने की आवाज आ रही थी। एसपी ने इशारे से रहमत को बताया कि अंदर कोई बातें कर रहा है। रहमत ने इशारे से जवाब दिया कि हम दरवाजा तोड़कर एकदम अंदर दाखिल होंगे। अभी उन्होंने एक्शन शुरू नहीं किया था कि दरवाजे का एक पट खुला और दहशतगर्द बातें करते हुए बाहर निकले। शहर की हल्की हल्की रोशनी में उनकी नजर एसपी और रहमत अली पर पड़ी तो उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, पुलिस, और साथ ही जेब में से पिस्तौल निकालकर एसपी पर फायर किया। एसपी बच गया। गोली दीवार पर लगी।
इस दौरान रहमत अली ने स्टेन गन का फायर खोल दिया। जिस दहशतगर्द ने एसपी पर पिस्तौल का फायर किया था वो वहीं ढेर हो गया। दूसरा मकान के अंदर घुस गया। अब मकान के अंदर से भी फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस कमांडो की पूरी पार्टी भी वहां पहुंच गई और एसपी का इशारा पाकर मकान के दरवाजे पर अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी। एसपी ने फायर रोकने का इशारा किया। कोठरी के अंदर से फायरिंग आ रही थी मगर पुलिस कमांडो फायर नहीं कर रहे थे। एसपी की हिदायत पर कमांडोज ने मकान को घेरे में ले लिया और 3 कमांडो छत पर चढ़ गए। रहमत अली ने एसपी से कहा, मैं ग्रेनेड फेंकने वाला हूं। एसपी ने सर जमीन के साथ लगा दिया। रहमत अली ने ग्रेनेड दरवाजे की तरफ उछाला और अपना चेहरा भी जमीन के साथ लगा लिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और दूसरे लम्हे मकान का दरवाजा गायब था। उस वक्त तक दिन की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। एसपी ने दूसरा ग्रेनेड फेंका जो कोठरी के अंदर जाकर फटा। उसके बाद खामोशी छा गई। मकान के अंदर से आने वाली फायरिंग रुक गई थी। एसपी ने अपने आदमियों को अंदर जाने का इशारा किया। 4 कमांडो मकान के पहलू की तरफ से होकर एकदम से फायरिंग करते कोठरी के अंदर दाखिल हो गए। अंदर से इंसानी चीख की आवाज सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। एसपी और रहमत अली उठकर दौड़ते हुए कोठरी में दाखिल हुए। ये एक कुशादा कमरा था। वहां फर्श पर खून में लथपथ 5 लाशें पड़ी थीं। छठी लाश कोने की तरफ फर्श पर पड़ी थी। ये कुल 6 दहशतगर्द थे जिनमें से एक को उन्होंने जिंदा गिरफ्तार कर लिया था और बाकी 5 की लाशें पड़ी थी। एसपी ने लाशें बाहर निकलवाने का हुक्म दिया। उसी वक्त भारतीय दहशतगर्दों की 5 लाशें मकान के आगे सहन में डाल दी गईं। दिन की रोशनी में रहमत अली लाशों को देखने लगा। उसने 3 दहशतगर्दों को पहचान लिया। इनमें नंदलाल की लाश भी थी मगर दहशतगर्दों के लीडर भूषण और उसकी साथी कमला की लाश नहीं थी। एसपी ने कहा, ये दोनों दहशतगर्द किसी दूसरी जगह रूपोश हो गए हैं। एक दहशतगर्द को हमने जिंदा पकड़ लिया है, उससे सब कुछ पूछ लेंगे। 5 दहशतगर्दों की लाशों की तस्वीरें उतरवा ली गईं। उसके बाद लाशों को गाड़ी में डाल दिया गया और पुलिस पार्टी अपने हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गई। 1 घंटे के बाद शेर खान भी हेडक्वार्टर आ गया। उसने लाशों को देखा। उनमें काली और गोपी की लाशें भी थी। उसने रहमत अली से कहा, अफसोस के भूषण और कमला अड्डे पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो दहशतगर्द पकड़ा गया है मैं उसे भी देखना चाहता हूँ। हो सकता है वो पार्टी लीडर भूषण ही हो। एसपी उसी वक्त शेर खान और रहमत को दूसरी मंजिल पर ले आया जहां एक कमरे में भारतीय दहशतगर्द बंद था। शेर खान ने उसे गौर से देखा और एसपी से कहा, ये भूषण नहीं है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। एसपी शेर खान और रहमत अली को बाहर लिया। कहने लगा, फिक्र न करो, पूछगिछ के दौरान ये दहशतगर्द सब कुछ बता देगा कि भूषण और कमला कहाँ छुपे हुए हैं। दहशतगर्द से पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया। ये अजियतनाक सिलसिला 3 दिन तक मुसलसल जारी रहा मगर भारतीय दहशतगर्द ने एक लम्हे के लिए भी जबान न खोली और यही कहता रहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि बाकी लोग कहाँ हैं। चौथे रोज हवालात में ही इस भारतीय दहशतगर्द की मौत वाक़ हो गई। रहमत अली ने शेर खान से कहा, शेर खान, अब तुम्हें बड़ी एहतियात करनी होगी। भारतीय दहशतगर्दों का लीडर भूषण अभी जिंदा है और बहुत मुमकिन है कि उसके 2-4 दूसरे दहशतगर्द साथी भी उसके साथ कहीं छुपे हुए हों। वो जरूर तुम्हारी तलाश में होंगे और अपने 6 साथियों की हलाकत के बाद उन्हें यकीन हो गया होगा कि ये सब कुछ तुम्हारी यानी कुंदन की मुखबरी की वजह से हुआ है। इन हालात में तुम पर किसी भी जगह कातिलाना हमला हो सकता है। शेर खान कहने लगा, मैं इन बातों से डर कर अपने मिशन को नहीं छोड़ सकता। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। रहमत अली ने कहा, मैं तुम्हें मिशन छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अपनी हिफाजत भी तुम पर फर्ज है। मेरा मशवरा है कि तुम जितनी जल्दी हो सके वापस पिंडी चले जाओ। कुछ दिनों के लिए वहाँ अपनी तंजीम के ऑफिस में ही रहो। इस दौरान हम यहाँ बाकी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश तेज कर देंगे। शेर खान कुछ सोचकर बोला, तुम्हारा मशवरा सही मालूम होता है। रहमत अली कहने लगा, तुम आज ही किसी फ्लाइट के जरिए पिंडी चले जाओ, इसी में हमारे मिशन की भी बेहतरी है। तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। शेर खान ने उसी वक्त कराची से पिंडी चले जाने का फैसला कर लिया। शाम की फ्लाइट में उसकी सीट बुक करवा दी गई और वो अपनी तंजीम के ऑफिस से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। रहमत अली उसके साथ था। वो शेर खान को जहाज पर सवार करवा कर वापस आ गया। जिस वक्त शेर खान का जहाज इस्लामाबाद पहुंचा तो रात के 8:15 बजे का वक्त था। रहमत अली ने शेर खान को मशवरा दिया कि वो अपना चेहरा और हुलिया बदल कर सफर करे मगर शेर खान ने कहा था, मैं 1.5-2 घंटों में पिंडी पहुंच जाऊंगा। इतने मुख्तसर वक्त के लिए हुलिया बदलने की क्या जरूरत है। यहाँ शेर खान से गलती हो गई थी। अगर वो रहमत अली के मशवरे पर अमल करते हुए अपना हुलिया बदल कर सफर करता तो मुमकिन था कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो ना होता। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर शेर खान ने एक टैक्सी ली और पिंडी अपनी तंजीम के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर के बाद टैक्सी पिंडी के गुंजान इलाके में दाखिल होकर तंजीम के ऑफिस की गली के नुक्कड़ पर आकर रुक गई। शेर खान ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और टैक्सी में से निकलकर गली में दाखिल हो गया। गली में अंधेरा था। उसकी वजह यह थी कि बिजली के खंबे की बत्ती फ्यूज हो गई थी। शेर खान अंधेरे में ही चलने लगा। 6-7 कदम चलने के बाद जब वो गली का मोड़ मुड़ने लगा, उसके सर पर पीछे की जानिब से जबरदस्त चोट लगी और उसके बाद उसे होश न रहा। गली के मोड़ पर अंधेरे में पहले से 2 आदमी छुपे हुए थे। जैसे ही शेर खान मोड़ मुड़ने लगा,
एक आदमी ने उसके सर पर किसी चीज से जोरदार जरब लगाई। जरब इतनी शदीद थी कि शेर खान बेहोश होकर गिर पड़ा। दोनों आदमियों ने शेर खान को उठाया। उनमें से एक आदमी ने बेहोश शेर खान को अपने कंधे पर डाला और दोनों गली की दूसरी तरफ अंधेरे में गुजरते उस जगह आ गए जहां गली एक बाजार में निकल आती थी।